नमस्कार। वार्ता के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, आज आपसे रूबरू कराऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। और ऐसी ही शख्सियत, अजीम शख्सियत हमारे साथ आज इस वार्ता के अंक में है, डॉक्टर पवन जायसवाल। अब दरअसल मेरे तो बचपन के मित्र भी हैं और इसलिए हम लोग का संबंध कोई 40 वर्ष से ज्यादा पुराना है। लेकिन इन 40 वर्षों के समय में एक लंबी यात्रा इन्होंने पूरी की है और जिस मकाम पर आज पहुंचे हैं वो आज आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत का नतीजा है। टैक्सेशन की दुनिया में इनकम टैक्स, जीएसटी जो आपको महारत हासिल है, बेशक कहा जा सकता है कि वो एक फाइनेंस विजर्ड है। और जो हमारी स्टेट एडवाइजरी बॉडी है उसमें आप मेंबर भी हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स, ये जो एक्ट बने उसको लेकर के आपने बड़ा कंट्रीब्यूटरी रोल प्ले किया और आज भी भारत सरकार और राज्य सरकार में कर संबंधित मामलों में, टैक्सेशन प्लानिंग में आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी कंसल्टेंसी, आपका हर तरीके का एक डिसाइसिव रोल रहता है। बात करेंगे डॉक्टर साहब से, जानेंगे उनके बारे में, उनकी शख्सियत, उनका जीवन और मौजूदा वक्त में आज तक जो कुछ उन्होंने हासिल किया। टैक्सेशन के विषय में बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उसकी जटिलताओं को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है और आज मैं महसूस कर रहा हूँ एक ऐसी एनर्जी जिसको कि हम बोल सकते हैं नॉट अ डिवाइन एनर्जी बट इट इज ए फुल ऑफ टैक्सेशन ओरिएंटेड एनर्जी कि एक ऐसी एनर्जी आदमी के शरीर में आए जहाँ पे उस पर टैक्स लग जाए। क्या बात है। ऐसी एनर्जी आज हम आपके साथ बनाएंगे और हमारा आपका जो एक 40 साल पुराना साथ जो हमारे आपके जो दर्शक जो आपके देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक वर्ड होता है सोल, एक वर्ड होता है डिवाइन सोल। तो जब डिवाइन सोल्स के साथ जब डिवाइन सोल आपस में बात करती हैं इस पृथ्वी पे, तो उसमें मंथन होता है और मंथन के स्वरूप कुछ न कुछ अमृत ही निकलता है, विष नहीं निकलता है। तो आज इस पॉडकास्ट में मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ अमृत निकलेगा और उसकी बूंदों को जो भी पान करेगा, और मेरा अपना विश्वास है कि मेरा लगभग 40 साल का अपना मेरा एक्सपीरियंस और लगभग उतना ही आपका एक्सपीरियंस 40, चलिए तो 80 साल में 10 साल छोड़ देते हैं कि हम लोगों ने सीखा था, तो एक 70 साल का एक पैकेज्ड एक्सपीरियंस आज हम अपने दर्शकों को शेयर करेंगे। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो कुछ अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, फिर आपने हायर एजुकेशन कहाँ से हासिल की और मौजूदा वक्त में आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं प्रारंभिक शिक्षा, मेरी मदर जो थी वो प्रोविंशियल एजुकेशनल सर्विसेज में थी। तो हम लोग उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही देदीप्यमान एक द्वीप है जिसको आजमगढ़ बोलते हैं। आजमगढ़ बोलते हैं। और हालांकि आजमगढ़ कला संस्कृति से परिपूर्ण है, कला कविता परिपूर्ण है और वहां से कला भवन वहां तब से था। कला भवन, जी जी बिल्कुल, कला भवन था और संस्कृत से परिपूर्ण है। और वहां के लोग मेरे ख्याल से विश्व के कोने कोने में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, हर फील्ड में है, बिल्कुल, चाहे वो पॉजिटिव फील्ड हो चाहे वो नेगेटिव फील्ड हो। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। क्या बात है। तो वहां से हमने कक्षा 12 तक की शिक्षा दीक्षा हासिल की और हमेशा प्रथमों में प्रथम रहा वहां पे भी। क्या बात है। और उसके बाद फिर जैसा कि कहा जाता है पूर्वांचल में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो नॉकिंग अपॉर्चुनिटी होती है वो या तो होता है कि मैं काशी चला जाऊं, हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू चला जाऊं या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ जाऊं। तो वही इच्छा कुछ ऐसी थी और फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया। वहाँ की भी मेरिट में स्थान देखा अपना कि एंट्रेंस के एग्जामिनेशन हुआ करते थे उस समय, इंटर के मार्क्स जुड़ जाया करते थे और एंट्रेंस के मार्क्स जुड़ जाया करते थे और उसकी भी मेरिट में मेरा स्थान था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे 1989 में यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए मुझे मौका मिला। और डॉक्टर साहब फिर ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया कॉमर्स रिजीम से। उसके बाद फिर मैंने ICWA का कोर्स किया, CA भी ज्वाइन किया, उसकी भी ट्रेनिंग की, उसके भी इंटरमीडिएट के बाद टॉपर रहा ऑल ओवर इंडिया। फिर कंपनी सेक्रेटरी मैंने ज्वाइन किया, कुछ दिन वो भी किया और फिर MBA किया मैंने। और तत्पश्चात मुझे लगा
कि अगर मेरे अंदर कोई ऐसी प्रतिभा भगवान ने दिया है तो क्यों ना अपनी प्रतिभा को और तड़का लगाया जाए और पीएचडी कर लिया जाए। जी। तो जिस समय डॉक्टर साहब मैंने पीएचडी ज्वाइन की थी 1998-99 में, उस समय पीएचडी करने का उद्देश्य या तो ये होता था कि आप एकेडमिकली आप अपने आप को प्रोफेसर वगैरह के हाँ, बिल्कुल एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और या फिर आप डॉक्टर नाम चाहते हैं, आपके नाम क्या डॉक्टर, प्रीफिक्स डॉक्टर लग जाए। बिल्कुल। तो ये दोनों उद्देश्य मेरे नहीं थे। मेरा उद्देश्य था कि मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे रिसर्च करूं जिसका जो कंटेंट ड्रॉ हो या जिसके जो सारांश निकले, वो सारांश अगर एक्सचेकर यानी गवर्नमेंट पढ़े या यूजर पढ़े, उसको देखे, मेरी थीसिस को पढ़े देखे, तो वो कुछ अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए। तो मैंने फिर टैक्सेशन को ही अपना कोर एरिया बनाया और डायरेक्ट टैक्स पे भी फिर हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की, जो कि 2002 में मुझे अवार्ड हुई। डॉक्टर साहब, ये पब्लिक डिस्कोर्स में बहुत चर्चा का विषय रहा है, बड़ा विवाद भी इस पर हुआ है कि हमारे देश में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल है और टैक्सेस की संख्या भी बहुत ज्यादा है और दर भी बहुत ज्यादा है। क्या कुछ उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, जरूरत है? बहुत बढ़िया प्रश्न डॉक्टर साहब ने पूछा। हम आपके इस प्रश्न का उत्तर जब से भारत में आयकर अधिनियम आया था और आज के परिप्रेक्ष्य तक लेके आते हैं और फिर देखते हैं कि आज के बाद अब सरकारें और क्या करना चाह रही हैं। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ और उसी के ठीक एक साल बाद इनकम टैक्स रूल्स बनाए गए 1962, जो कि अब 1 अप्रैल 2025 से नया इनकम टैक्स लागू हो गया है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट हो गया है 2025 और रूल्स आ गए हैं इनकम टैक्स रूल्स 2026, क्योंकि रूल्स के ही द्वारा आप एक्ट को पढ़ सकते हैं। कानून बिना नियमों से नहीं चलता है। तो 61 से लेके 2014 तक भारत में जो एक रेवेन्यू की परिपाटी थी, हालांकि पहले जीएसटी नहीं हुआ करता था 2014 तक, जीएसटी के अलावा और भी प्रत्यक्ष कर हुआ करते थे, एक्साइज, कस्टम, सेल्स टैक्स, ट्रेड टैक्स, तमाम तरह के वैट वगैरह तमाम तरह के टैक्स थे। तो इन सारी चीजों के चलते जो कारोबारी थे, जो व्यापारी थे, जो सैलरीड थे, उनको बड़ी दिक्कतें आती थी। हालांकि जो रेवेन्यू के रियलाइजेशन का प्रोसेस था बड़ा ही इजी था, गो गेटर था। भारत की जनता कभी इस चीज के लिए लोड नहीं लेती थी कि उसको कोई पकड़ लेगा, धरपकड़ कर लेगा, नुकसान करेगा, तो सब कुछ चल रहा था। लेकिन रेवेन्यू भी उस समय भारतवर्ष की बड़ी लिमिटेड थी, जिसके कारण हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। सन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में धारण किया पदभार संभाला, इसके बाद से इन्होंने कई ऐसी कमेटियां बनाई और कई ऐसे ग्रुप क्रिएट किए एक्सपर्ट्स के, अपने डिपार्टमेंट के ग्रुप एक्सपर्ट के, जो उनके एक्सपर्ट्स उनको बुलाया और इसमें उन्होंने जुडिशरी की राय ली। हालांकि उन्होंने सबसे पहली समिति बनाई थी, जस्टिस ऐश्वर्य कमेटी बनाई थी और उन्होंने बड़ा काम किया। उनके 3-4 प्रश्न थे। पहला ये कि क्या भारत की आमदनी टैक्स के माध्यम से और बढ़ सकती है बिना जनता को तकलीफ दिए। दूसरा प्रश्न ये था कि क्या भारत की जनता जो टैक्स दे रही है या जो टैक्स एम्बिट में आते हैं, उन्हें कोई तकलीफ है इन विभागों से। और तीसरा ये कि कितने ऐसे लोग हैं जो टैक्स देने के ब्रैकेट में आते हैं लेकिन देना ही नहीं चाहते हैं, चाहे वो मसल पावर इस्तेमाल कर लें, ब्रेन पावर इस्तेमाल कर लें, प्लानिंग कर लें, चोरी कर लें, इसके लिए तमाम रिसर्चेज हुए और उन रिसर्च में मैं भाग्यशाली हूं कि मैं भी कुछ कमिटीज में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट मैं भी उसमें नॉमिनेटेड रहा एज एन स्पेशल इन्वाइटेड मेंबर एक्सपर्ट। मैंने ये देखा कि हर एक पहलू पे चर्चाएं हुई, हर एक बिंदु पे चर्चाएं हुई। तो जो सबसे पहला आंसर आया कि भारत में टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकती है, दुगनी हो सकती है, तिगुनी हो सकती है, बशर्ते कानून में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। अगर वेल्थ क्रिएटर को, एसएससी को सुविधाएं दी जाए और उसको ये ना लगे कि अधिकारी हमें परेशान करेगा, डिपार्टमेंट मेरे पीछे पड़ जाएगा, तो वो देने के लिए तैयार है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्लानिंग की कि जो अधिकारी था, मतलब रेवेन्यू और करदाता ने एसएससी, इन दोनों के बीच की एक दूरी बना दी, फेसलेस सिस्टम लागू कर दिया। एआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का इस्तेमाल, कि आप अपने यहाँ पे अपने घर पे बैठ के अपने आंसर्स दे दीजिए, नोटिस का रिप्लाई कर दीजिए, अधिकारी से वार्ता कर लीजिए, वीसी कर लीजिए, आपको विभाग जाने की जरूरत नहीं है और न विभाग को आपके पास आने की जरूरत है। इसका जो सबसे पहला फायदा हुआ वो फेसलेस होने का हुआ कि सारी नोटिस जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ जारी होने लगी, ऑफिसर को स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि आप करदाता से नहीं मिलेंगे।
तो दो बातें यहाँ पे सॉल्व हुई। पहला ये कि अगर अधिकारी कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी बायस्ड है या करदाता अगर कहीं पे बायस्ड है, तो दोनों पे बायसनेस यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाती थी। बायसनेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जब बायसनेस का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ तो भ्रष्टाचार पे भी बहुत बड़ी लगाम अंकुश लगा। 2017 में काफी तैयारियों के बाद, और हालांकि उस एक्ट में अभी 5,000 से ज्यादा अमेंडमेंट भी हुए हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट जो लागू हुआ, जो जीएसटी एक्ट लागू हुआ 2017 में 1 जुलाई को, उसके बाद से बड़ी आमूल परिवर्तन हुए कि अप्रत्यक्ष कर में भी लगभग 4 गुना 5 गुना की वृद्धि हो गई। हाँ, वही जुलाई 2017 से लागू हुआ। वही जनता, वही करदाता, वही डिपार्टमेंट, वही एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन नियमों में जो बदलाव हुआ, हाँ, जब टैक्स कलेक्शन कई गुना बढ़ गया। यही आयकर में हुआ। फेसलेस होते ही टैक्स का कलेक्शन बढ़ा और लोगों का फेथ गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ा। ये देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर से कमेटी बनाई कि क्यों ना हम बहुत पुराने जो 70 साल से हमारा एक आयकर कानून चल रहा था, इसको हटाया जाए और नया सरलीकृत कानून लागू किया जाए। तो इसके लिए फिर 2021 से फिर तैयारियां शुरू हुई, डिपार्टमेंट लेवल पे, बोर्ड लेवल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे एक्सपर्ट्स की। हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। इन सबको स्टेक होल्डर बना के सबसे राय बात ली गई, मशवरा किया गया, डे नाइट इस पे पूरी डिबेट्स हुई। तो 5-6 चीजें सामने आई कि जो वर्तमान टैक्स हमारा है, ये कुछ इस तरीके का है। जैसे यूं मान चलिए कि एक कॉलोनी है जिसमें आपका कोई रिलेटिव रहता है, आप स्टेशन पे उतरे, उसके घर तक जाना है, उसका अगर पता है A/10, तो ना A का पता है ना 10 का पता है। कहीं A है, कहीं B है, कहीं C है, कहीं D है, Z है, कहीं 1 है, कहीं 99 है, कहीं 10 है। तो ऐसे में वो जब अपनी गाड़ी पे, अपने व्हीकल पे बैठा है तो भटक रहा है केवल, और अगल बगल का कोई भी नहीं बता पा रहा है कि A10 कहाँ है। दूसरा मान के चलिए कि एक ऐसी कॉलोनी डेवलप की गई जिसमें A ब्लॉक अलग है, B ब्लॉक अलग है, Z तक अलग है, A से 10 नंबर एकदम सीक्वेंस में है। वो सबसे पहले उस सेक्टर पे पहुंच जाएगा A पे, और उस 10 नंबर मकान पे सीधे पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक। रोल नंबर पड़ा हुआ उसी के सामने पहुंच गया। तो यही व्यवस्था की गई नए आयकर में कि पहले जो अनस्ट्रक्चर्ड लॉ बन गई थी, जैसे लॉ बनी, कानून बन गया, नियम आ गए, हर साल फाइनेंस बिल से संशोधन हुए, फाइनेंस एक्ट में राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता गया, सर्कुलर्स आते गए, नोटिफिकेशंस आते गए। फिर हमारे यहाँ जो अपेक्स कोर्ट है, उनके भी कुछ निर्णय आए, संविधान को देखते उनके भी कुछ निर्णय आए कि आयकर कानून यहाँ पे सुधार मांगता है। यहाँ पे वो सारी चीजें बकेट बनती गई और एक कॉम्प्लिकेटेड एक एक्ट तैयार था जिससे पब्लिक बहुत भागती थी। तो ये जो 2025 का कानून है, ये ठीक उसी कॉलोनी की तरह हो गया है कि आपको जहां पहुंचना है सीधे आप पहुंचेंगे। जिन जिन धाराओं को पढ़ना है वहां पहुंच जाइए, जिन सेक्शंस को, सब सेक्शंस को पढ़ना है वहां पहुंच जाइए। और जो कॉम्प्लिकेटेड मकान थे, मतलब जो एक ए टाइप है वो मालूम है EWX सेक्शन है, बी टाइप है वो LIG है, सी टाइप जो है वो HIG है, हायर इनकम ग्रुप है, डुप्लेक्स है, एक एक सेटअप, एक ये टावर मॉडल कॉलोनी अलग है। तो ऐसे इनकम टैक्स में शेड्यूल्स डाल दिए गए हैं, सेक्शंस को कम कर दिया गया है, रूल्स बहुत ही कम कर दिए गए हैं। जो फॉर्म्स डिजाइन किए गए उसमें सिंपल आप अपना पैन नंबर डालेंगे, ऑटो पॉपुलेटेड होकर अपने आप फॉर्म भर जाएगा। तो तमाम तरह की एप्लीकेशंस फाइल होते थे ऑनलाइन, उनमें अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती थी। उन अप्रूवल्स को बहुत ही मिनिमाइज कर दिया गया है। मतलब करदाता के ऊपर पूरा विश्वास करते हुए डिपार्टमेंट उसके डिक्लेरेशन को बिल्कुल प्राइमरली मानते हुए कि वो सही डिक्लेरेशन कर रहा है, विश्वासपूर्ण निर्णय ले रहा है, उसने एप्लीकेशन फाइल किया है, उस पर निर्णय लिए जा रहे हैं। तो जो नया एक्ट आया है, इसमें जो पहले कॉम्प्लिकेशंस थे रिलेटेड टू एक्ट और रूल्स, उसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है। अब हालांकि जो टैक्स रेट है, जैसा आपने अभी प्रश्न किया कि जो टैक्स रेट है इंडिया में, क्या ये माकूल है, या जो भार है टैक्स करदाता के ऊपर, तो क्या एवरेज करदाता के ऊपर ज्यादा भार पड़ रहा है। हाँ हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा अपने आपके दर्शकों को मैं बताता चलूं अपने कि भारत में जब ये टैक्स लॉ आई थी, वो एवरेज इनकम टैक्स लगभग लगभग 80% तक का था, 85% तक हुआ करता था, जो घट के कभी 55% तक आया। हालांकि इस गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को, जो हमारे छोटे छोटे युवा आजकल स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उन प्रमोट करने के लिए बताया कि आप LLP बना लीजिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना लीजिए, 1 पर्सन कंपनी बना लीजिए, और कंपनियों का निर्माण करिए और एम्प्लॉयर बनिए, नॉट एम्प्लॉय। तो जो स्टार्टअप शुरू हुए, इन स्टार्टअप्स को उन्होंने बड़ा ही रेट रिड्यूस कर दिया है, 25% से 15% का इनकम टैक्स कर दिया है कॉर्पोरेट्स पे। हालांकि इंडिविजुअल्स की करदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पे करोड़ में करीब 7 या 8 करोड़ के आसपास है। ये जो करदाता है,
ये थोड़ा 30% ब्रैकेट में चले जाते हैं, आय के बढ़ने के साथ साथ 30% वाले ब्रैकेट में चले जाते हैं। इनको शिकायत है कि हमें भी 15% पे लाके या 25% पे लाके कहीं फिक्स किया जाए। तो मैं सहमत भी हूँ इस बात पे, और सरकार अभी इस पे प्रयास भी कर रही है कि अभी तो उन्होंने जो पुराने एक्ट थे उनको सिंप्लीफाई किया, जो कानून था उसको बहुत ही यूजर फ्रेंडली कर दिया। अब इम्प्लीकेशन स्टेज पे फेसलेस होने के बाद, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के बाद, एक रिड्रेसल के बाद, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताएं, पहले जो रिफंड वगैरह, जैसे आप एक्सेस टैक्स पे कर दिए, चाहे एडवांस टैक्स, सही बात है, बहुत जल्दी रिफंड आ जाता है। अब रिफंड लेवरेज 10 दिन में आ जाता है, जो कि कुछ लोगों को 1 घंटे में भी आ जाता है। पहले 2-2 साल, 1-1 साल लग जाते थे। प्रोसेसिंग में एप्लीकेशन पड़ा रहता था, कोई इसको पुरसाल नहीं था। अब क्या है, तुरंत उस पे एक्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो करदाताओं को एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है इस समय रिलेटेड टू हायर टैक्स, उस पे भी गवर्नमेंट बार बार कमिटीज बना के, एक्सपर्ट्स की राय लेके उसको भी रिड्यूस कर रही है। हालांकि नए कानून में इंडिविजुअल्स को नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अच्छा, हाँ, क्या अब किसी इंडिविजुअल की अगर इनकम सालाना 12 लाख या उससे कम है तो उसको जीरो इनकम टैक्स देना है? उसको जीरो इनकम टैक्स देना है। वो ऐसे देना है कि कानून तो ये कहता है कि भाई 2.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख रुपए तक वही थ्रेशोल्ड लिमिट है। हाँ, उसके ऊपर 12 लाख तक, बल्कि पिछले साल इस पे बात भी हो रही थी कि टैक्स स्लैब को चेंज किया जाए, बदला जाए, जी 5 लाख तक एग्जेम्प्ट किया जाए। तो आप बता रहे हैं 12 लाख का? हाँ, तो उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट को तो उतना ही रखा है, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है उस पर टैक्स लगभग बन जाता है 60,000 रुपए, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटेड है ये। तो उसका टैक्स को हम रेवेन्यू फॉरगॉन मान लेंगे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जितने भी भारत के करदाता 12 लाख रुपए तक की आमदनी करेंगे उनका टैक्स बनेगा 60,000 रुपए। हम इसको रेवेन्यू फॉरगॉन मान लेंगे, बने वो टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट बियर कर सरकार लेगी, छोड़ देगी, नहीं देगी, फॉरगो कर देगी। फॉरगो कर देगी। एक तरह से 12 लाख मतलब 1 लाख रुपए प्रति माह तक आय करने वालों लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए अब आय पर कोई टैक्स नहीं है। साथ ही अगर सैलरीड है तो 75,000 रुपए तक की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सैलरीड का क्या होता है कि वेतन अर्न करने के लिए घर से एम्प्लॉयमेंट तक जाना, एम्प्लॉयमेंट से घर तक आना, टीचर है तो उसको बुक्स चाहिए, है ना, बरसात हो रही तो छाता चाहिए, रेनकोट चाहिए, तमाम जगहों पे ऐसे अलाउंसेस नहीं मिलते। तो इन सारी चीजों को समेकित करके, डॉक्टर है तो उसको अप्रेंटिस चाहिए, तो उन समेकित करके एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। तो जितने भी वेतनभोगी भारतवर्ष में है, इन सबको 75,000 रुपए की नई टैक्स रिजीम में, नए एक्ट में छूट है, जो अभी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। लागू हो चुका है। तो अगर हम जोड़े तो 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं। 12 लाख अगर वेतनभोगी है, और अगर वेतनभोगी नहीं, व्यापारी है, कारोबारी है, तो 12 लाख रुपए तक आपके ऊपर कोई टैक्स। गवर्नमेंट अभी और प्लान कर रही है, इस पे देख रही है कि कैसे इसको इन्हांस कर सकते हैं। हालांकि जब ये एक्ट या ये एक्टिविटी लागू हुई कि 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है, तो भारत सरकार को काफी नुकसान हुआ, कई हजार करोड़ में नुकसान हुआ, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू का नुकसान हुआ। लेकिन गवर्नमेंट एट दैट सेम टाइम, डॉक्टर साहब मैं बता दूं, बड़ी सजग है उन लोगों के लिए जो चोरी कर रहे हैं, बड़ी सजग है उनके लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में एक प्रोजेक्ट लगाया था, प्रोजेक्ट इनसाइट। अच्छा, प्रोजेक्ट इनसाइट के बाद 2025 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट सत्या। प्रोजेक्ट सत्या जो है वो डीआरडीओ के साथ मिलकर इन्होंने बनाया है, भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर बनाया है कि क्या रेवेन्यू की जो चोरी कलरफुल डिवाइसेस से करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को भी ब्लफ देते हैं, हमारे ऑफिसर्स को ब्लफ देते हैं, हमें अपने आप को ब्लफ दे रहे हैं, क्या उनको पकड़ा जा सकता है? तो इसके लिए डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट सत्या तैयार किया है। ये कंस्ट्रक्टिवली काम कर रहा है, अपना रचनात्मक तरीके से प्रोजेक्ट काम कर रहा है। कंप्यूटर पे ही धरपकड़ हो रही है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि आधार, पैन, सब मोबाइल, बैंक अकाउंट सब इंटरलिंक्ड है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम नगद खर्च कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, नगद किसी ने दे दिया, हमें कोई नहीं दिख रहा है, तो चाहे आप कहीं खर्च कर रहे हैं, चाहे जहां से भी आप आमदनी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्ट इनडायरेक्टली डायरेक्टली हो रही है। तो जब रिपोर्टिंग अथॉरिटीज बढ़ा दी गई, लगभग 12 ऐसी अथॉरिटीज इनको रिपोर्ट करना है, जिसके बारे में कस्टमर को नहीं मालूम है कि मैं रिपोर्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर जमीन खरीद रहे हैं, तो जैसे आप जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे, तो जो सब रजिस्ट्रार है वो ऑटोमेटिकली आयकर विभाग को एक फॉर्म के थ्रू रिपोर्ट कर देगा। उनका अपना इंटरनल सिस्टम है, वो रिपोर्ट कर देगा। क्रेडिट कार्ड इशू कराए हैं, अच्छा अमाउंट का एफडी बनवा रहे हैं, शेयर मार्केट में अच्छा पैसा डाल रहे हैं, विदेश चले गए घूमने, बहुत अच्छा बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीद रहे हैं, ये सब इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग आपकी उन अथॉरिटीज के थ्रू हो रही है जो आपको वो सर्विसेज दे रहे हैं या वो
वस्तु सप्लाई कर रहे हैं। टैक्सेशन अथॉरिटीज के पास ये सारी सूचनाएं पहुंच रही हैं, इनपुट्स मिल रहे हैं, सारे इनपुट्स उनको मिल रहे हैं, उस पर वो वर्क करते हैं। आप गवर्नमेंट के रेडार पर हैं, आप बच नहीं सकते। ईच एंड एवरी पर्सन इज ऑन द रेडार ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ये भलभनसाहत है कि उनको नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, जो छोटे पैमाने पे है, बहुत छोटा है, लेकिन जो बड़े पैमाने पे उनको वो ट्रैक करके देख रहे हैं, उनको वो नोटिस भी देते हैं। अच्छा, एक सुधार में गवर्नमेंट ने एक ये भी किया है कि पहले क्या होता था कि अगर किसी ने कर की चोरी की है और वो पकड़ा गया, उसके यहाँ जैसे सर्वे हुआ, रेड हुआ, या अगर सर्वे रेड नहीं उसको नोटिस ही चली गई तो परेशान होता था। फिर गवर्नमेंट उसको कहती थी कि तुम सिद्ध करो कि तुम्हारी जो आमदनी इतनी थी, जो तुमने डिक्लेयर किया था वही थी। फिर वो सिद्ध करते समय उसके पास इनपुट्स नहीं होते थे। जब उसको मालूम ही नहीं है चोर को कि पुलिस के पास मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन है, पुलिस कह रही तुम खुद बताओ तुम चोरी नहीं किए हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता था, वो सारा चीज अपने से बताता था, फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, टैक्स लगता था, पेनल्टी लगती थी, डिपार्टमेंट कहता था कि आपने ये तथ्य छुपाया इसलिए ये पेनल्टी अलग, आपको जेल क्यों ना भेज दिया जाए। गवर्नमेंट ने बड़ा लिबरलाइज कर दिया है। वो बोलते हैं, उनका गवर्नमेंट का ही कहना है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है, वित्त मंत्री महोदय का ही कहना है कि हम सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आपकी जो प्रोजेक्ट सत्या या प्रोजेक्ट इनसाइट से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हम आपको दे देते हैं, रिटर्न भरने के पहले हम आपको सुपुर्द कर दे रहे हैं। ठीक, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, हमें आंख बिचौली नहीं खेलना आपसे, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। अब आप ही तय कर लीजिए कि हमने आपको बता दिया कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, अब टैक्सेशन पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आपको रिटर्न भरना है, उन आइटम्स को जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी हैं उसको रिकॉन्साइल करके रिटर्न को फाइल कर देना है, टैक्स दे देना अगर कोई बचता है तो, या रिफंड क्लेम कर लेना है। हालांकि अभी भी लोग उस तथ्य को मानने से इनकार कर रहे हैं, अभी भी चीजों को छिपाते हैं। हाँ, छिपा लेते हैं डॉक्टर साहब। जो गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है उनमें कुछ इन्फॉर्मेशन को वो डेलिबरेटली कहते हैं ये मेरा नहीं है। जैसे वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू, आपके जो पैन और आईडी होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे, वो सब दिखता है कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतने क्रेडिट कार्ड दिया, इतने का हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, इतने वैल्यू की आपने कार खरीदी, इस एजेंसी से खरीदी है, इतना आपकी इनकम पे टीडीएस हो गया, इतना सोना खरीदा तो टीसीएस हो गया, वो सब दिखता है, इतना रिफंड मिला, इतना इंटरेस्ट मिला, किस बैंक से कितना कितना इंटरेस्ट मिला, सब दिखता है। उसमें भी लोग इनकार कर जाते हैं। एक दूसरा, इसके अलावा गवर्नमेंट का जो अपने प्रोजेक्ट इनसाइट या प्रोजेक्ट सत्या के थ्रू आपको जो इनपुट्स मिल रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप हैवी पैटर्न पे या बहुत ही हाई वॉल्यूम पे किए हैं और उसमें दिख नहीं रहा, फिर भी आप छिपा लेंगे कि गवर्नमेंट तो देखा ही नहीं है। वो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको दिखाया नहीं, पॉलिसी मैटर से टेस्ट कर रही है। ऐसे में चाहिए, प्रत्येक करदाता को चाहिए कि वो अपना सही से रिकॉर्ड रिकॉन्साइल करके डिपार्टमेंट को दे दे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जब सब कुछ आपको दे दे रही है तो आपका फर्ज बनता है कि उनको आप जस्टिफाई कर जाइए। और ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है कि आयकर में या जीएसटी में आपको सब बता दिया जाए कि आपने ये बेचा है, ये खरीदा है, ये टैक्स जमा किया है, ये टीसीएस हुआ है, ये नए नए इन्वेस्टमेंट किए हैं। कहीं ऐसा, किसी कंट्री में ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि आपको पहले डिस्क्लोज कर दिया है और आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। हाँ, उस रिपोर्टिंग पैटर्न में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, तो मेरे पैन की जगह आपका पैन वहां चढ़ गया, तो आपने प्रॉपर्टी तो खरीदी नहीं, लेकिन डॉक्टर पवन जायसवाल और डॉक्टर प्रत्युष मणि त्रिपाठी पे दिखने लगा, तो वहां पे बटन बना दिए गए, एग्री करिए, डिसएग्री करिए, लिख दीजिए कि हमसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सही होना चाहिए। तो जैसे ही आप वहां पे एग्री डिसएग्री या वो अपना रिमार्क भेजेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली वो इन्फॉर्मेशन ठीक उस फाइलर के पास चली जाएगी जिसने वो इन्फॉर्मेशन डाली थी। उसको वहां से डिपार्टमेंट एक क्वेश्चनर देगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन जो गलत पास की है इसको रिव्यू कर लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर हम दंड लगाएंगे। वो तुरंत रिव्यू करके प्योरीफाई करके उस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ा दें। सब दूसरा सवाल ये है कि ठीक है, सरकार तो अपना जो काम कर रही है, लेकिन हमारे देश में अभी हालांकि सेंसस के आंकड़े नहीं आए हैं, सेंसस की प्रक्रिया जनगणना की शुरू हो चुकी है, 2027 तक आ जाएगी। फिर भी एक अनुमान है 140-150 करोड़ की आबादी हम हैं। बावजूद इसके करीब 2-2.5-3% लोग जो है वो इनकम टैक्स देते हैं। संख्या के हिसाब से देखें तो शायद 6-7-8 करोड़ लोग होंगे। क्या ये टैक्स देने वालों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है? वहीं पर दूसरा सवाल भी है कि हम टैक्स क्यों दें? टैक्स दे करके सरकार हमें ऐसी कौन सी सुविधा दे रही है, हमें कौन सा इंसेंटिव दे रही है? हम देख रहे हैं सड़कों की स्थिति, हम देख रहे हैं, हम जब रोड पे चलते हैं तो हम टोल टैक्स देते हैं, हम अगर गाड़ी खरीदते हैं तो भी हम टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स देते हैं।
जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं। अगर हमको अच्छी स्कूलिंग, अच्छी एजुकेशन चाहिए तो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। तो जब हम सब जगह प्राइवेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, तो वहाँ एजुकेशन फ्री है, इलाज फ्री है, तो उनको लगता है कि टैक्स देंगे तो सरकार हमको इन सब चीजों से टैक्स के रूप में हमें रिटर्न करेगी जो भी। ये इंसेंटिव्स हमारे देश में नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि हम टैक्स क्यों दें। एक तो टैक्स चोरी करने की जी प्रवृत्ति, जी जी। दूसरा टैक्स क्यों दें उसका इंसेंटिव नहीं है उनके पास। तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है बहुत और क्यों सरकार को इस पर नहीं सोचना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये प्रश्न मेरा भी स्वयं से है, हालांकि इस पे मैंने रिसर्च किया है पूरा एक। तो दो पार्ट में मैं आंसर देता हूँ। पहला पार्ट ये कि करदाताओं की संख्या बहुत कम है। तो हालांकि हम एग्री करते हैं कि अगर जहाँ पे भारत में आबादी 140 करोड़ की है और 60% लगभग युवा भारत है, तो युवा भारत जो 60% है तो वो आ जाता है लगभग 80 करोड़ आ जाता है। इस 80 करोड़ में हम उस युवा भारत का चौथाई मानते हैं टैक्स पेयर। 20 करोड़ टैक्स पेयर होने चाहिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है। बाकी रिटायर्ड अगर है तो 20 करोड़ टैक्स पेयर होने चाहिए। ये आंकड़े नहीं, ये सच्चाई है। लगभग 2014 से 2025 के बीच में करदाताओं की संख्या लगभग 2.5 गुना बढ़ी। यानी कि 2014 तक भारत में लगभग 3 करोड़ करदाता हुआ करते, सभी मिला के, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एलएलपी, कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन ट्रस्ट, सब मिला के। जो सरलीकृत किया गया उसकी लालच में और जो गवर्नमेंट चेज करती फालतू में, उसके इंसेंटिव से ये करदाताओं की संख्या बढ़ी। हमारी लाइफ स्टाइल भी ऐसी हुई कि बैंक बिना केवाईसी के कोई काम नहीं करता है, तो लोन चाहिए तो आईटीआर ले आइए। बिल्कुल। किसी पद पे आपका एलिवेशन हो रहा है तो आईटीआर ले आइए, कि इससे कम वाले आईटीआर को हम मानेंगे नहीं कि उसकी अर्निंग होती तो वो डिजर्व करता है इस पोस्ट के लिए। बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा देनी है, प्राइवेट अगर या गवर्नमेंट के, तो आप फार्मर का आईटीआर वहां लगता है ना, कि देखते हैं कि वो है, साउंड है नहीं पोजिशन। तो जो आईटीआर की रिक्वायरमेंट चली बैंकों के माध्यम से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, सोशल माध्यम से, तो वहां पे एक रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें भी रिटर्न भरना चाहिए। तो लोग आयकर का रिटर्न भरने लगे। जब आयकर का रिटर्न भर के वो रिकॉन्सिलेशन करते थे तो वहां पे उनका टैक्स आता था, वो टैक्स भी देने में गुरेज नहीं करते थे। यहां तक तो एक बात आई, गवर्नमेंट ने जब ये संख्या बढ़ा के 9.5 करोड़ के आसपास ले गई, उसी समय भारत मांग रहा था, भाई दिल मांगे और मुझे छूट दीजिए, क्योंकि एवरेज भारत जो है कोरोना के बाद बहुत तड़प गया है, आय खत्म हो गई। जितनी भी संचित करके हम रखे थे 10-20-25 साल में, कोरोना के बीच मेरी खत्म हो गया है, व्यापार हमारा खत्म हो गया। तो कुछ क्षेत्रों को तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर की तरह खूब फीड किया, लेकिन बहुत ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप थे या जो सेल्फ मेड लोग थे, उनको कोई हेल्प नहीं मिल पाई। एवरेज मिडिल क्लास को कोई गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं मिल कोई पाई। नहीं मिली है। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि 12 लाख दे दिया गया कि 60,000 रुपए जो आपसे हम कर लेते, हम आपके पॉकेट में डाल रहे हैं, आपकी परचेजिंग पावर हर साल हम 5,000 रुपए पर मंथ से बढ़ा रहे हैं। उन्होंने किया, लेकिन इस कारण से 9.5 से वो संख्या 3 पे आकर रुक गई, 3.5-4 के आसपास रुक गई। मैंने हमने जो मेहनत करके आंकड़े बढ़ाए थे 14 से 25-26 के बीच में, वो आंकड़े ऑटोमेटिक बढ़ घट गया। अब क्वेश्चन ये है कि जैसा मैंने पहला आंकड़ा बताया कि 20 करोड़ करदाता होने चाहिए, तो ये बात सरकार भी मानती है, उनके पास भी सारे इनपुट्स है और हम भी मानते हैं और लगभग सभी मानते हैं। अब एक्चुअल में करदाता 3 या 3.5 करोड़ जो टैक्स देते हैं, रिटर्न फाइलर इज डिफरेंट थिंग। रिटर्न फाइलिंग तो रिक्वायरमेंट होती है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होता है, टैक्स पे करना नहीं है। टैक्स पेयर की संख्या लगे जो भारत को रिच करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 3.5 है इसको 20 तक पहुंचाना है, 20 करोड़ तक पहुंचाना है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसी बॉडीज के साथ टाइप किया है कि ऐसे लोगों को पकड़िए जो भारत में रह के भारत के गली में छेद कर रहे हैं। उन्होंने डीआरडीओ के साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सत्या, मुझे डॉक्टर साहब पूरा विश्वास है जब ये एक्टिव होगा, एक्टिव मोड में आएगा, तो वो 15 करोड़ लोग जो कहीं छुपे हुए हैं या किसी की सरपरस्ती में है या इस गुमान में है कि वो नहीं पकड़े जाएंगे, उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। बहुत स्लोली वो वर्क कर रहा है। प्रोजेक्ट इनसाइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है और डीआरडीओ का ये जो प्रोजेक्ट सत्या है, ये खींच के ले आएगा उन चोरों को, अपने आप सामने खड़ा बेनकाब कर देगा और इनकी संख्या बढ़ेगी। तो मेरा विश्वास है, आत्मविश्वास है कि 2029-30 इस करदाताओं की संख्या आने वाले 3 साल में 3 गुनी फिर से होगी, 4 गुनी हो जाएगी, 15 करोड़ तक ये पहुंचेगी। अब देखिए, जब करदाताओं की संख्या 15 करोड़ पहुंचेगी तो रेवेन्यू जो आज 1.5 करोड़ करदाता भारत को इतनी ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि पहले से 3 गुना 5 गुना बढ़ चुकी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, भारत कर सरकार कर रही है, स्कूल कॉलेज ये सारी चीजें कर रही है,
तो ये सब चल रहा है। जब ये 15 करोड़ हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है एग्जेम्पशन लिमिट फिर 12 से फिर 18 के आसपास गवर्नमेंट करने के लिए बाध्य होगी। मतलब टॉप पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं किसी भी रीजन से, चाहे रूल्स का फायदा लेके, प्लानिंग करके, बिच करके, कलरफुल डिवाइसेस से, वो जब टैक्स नेट में आएंगे तो एक बड़ा करदाता 1000 करदाताओं को कवर कर लेगा, तो उनको फिर छूट दी जाएगी। अब आपका दूसरा पहलू, इतना सब हम देख रहे हैं, नया कानून आ गया, नया एक्ट आ गया, फेसलेस हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि हमारे घर के बाहर की सड़क दुरुस्त नहीं है? हाँ, हम अपने बच्चों को प्राइवेट, हवा दुरुस्त नहीं है, प्रदूषण है। आप देखिए गुड़गांव में, दिल्ली में लोग दिसंबर में सांस नहीं ले पाते हैं। और हमको हम देखते हैं कि बच्चा नौजवान मोटरसाइकिल से जा रहा था, गड्ढे में गिर गया। हम देखते हैं कि हमको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, वो हमारे लिए अगर उपलब्ध नहीं है तो हम प्राइवेट में जाते हैं। बहुत इसी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी बोर्ड्स हैं, तो हालांकि गवर्नमेंट अब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बहुत आगे बढ़ा चुकी है। जैसे यूं कहें कि जहां सभ्यता है उसकी आसपास की चीजें तो बहुत वृहद हो चुकी हैं। सिर्फ 4 वे लेन, 8 वे लेन, 6 लेन ये हो गया है। उस लेन के आसपास कॉरिडोर्स बन गए हैं, मंदिर के, इनके उनके सब कॉरिडोर बन गए हैं। स्कूल कॉलेज भी जो है वो कॉरिडोर के बाहर बने हैं, बड़े बड़े बना दिया गवर्नमेंट ने, जिसकी यूटिलिटी किसी भी तरीके से सभ्यता को नहीं मिल पा रही है। अब प्रश्न ये आता है कि गवर्नमेंट अगर अपनी रेवेन्यू बढ़ा रही है या जो रेवेन्यू यूज कर रही है उसके लिए अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर बना दे, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, पहले भी प्रायोरिटी थी, आज भी प्रायोरिटी है, प्लस युवाओं को रोजगार, एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि युवाओं को रोजगार मतलब सिर्फ प्रेरित ना हो, वो स्वरोजगार में ही लग जाए। ठीक है, उनको कैसे बैंकों से फैसिलिटेट हो जाए। तो हालांकि गवर्नमेंट ने योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पे लाने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। बीच में उसमें साइफन हो जाता है मामला, या टाइम से नहीं आ पाता है। तो इसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसी एडवाइजरी बनानी चाहिए जिसमें कि ऐसे लोग हों जो समाज के ऐसे लोग हों जो समाज को लेकर चलते हों और बिना सरकार की बैसाखी से चलते हो, बिना सरकार के हेल्प पे चलते ठीक हो। बात। जैसे स्वयं आप स्वयं हैं, आपको भी, आपकी भी विद्वता को, आपके भी नॉलेज को, आपके भी इनपुट्स को जो आपने लास्ट 5 दशकों में गेन किया है, उसको भी गवर्नमेंट इंकैश कर सकती है इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग देयर, व्हाट इज व्हाट टू सी, व्हाट टू बिलीव। तो अच्छे लोगों को सरकार को एक बार अपने साथ करना पड़ेगा, और ग्राउंड रियलिटीज पे वो नहीं करना पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटीज को अगर हम केवल जय जयकार करके कर दे, नहीं करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो गवर्नमेंट आउटले दे रही है, लेकिन वो आउटले सही जगह पे आके नहीं कर रहा है। और अगर सही जगह पे आ जाए तो हमारी सड़कें दुरुस्त हो जाए, स्वास्थ्य सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए। हालांकि गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया हुआ है आपका रोजगार के लिए, तमाम बैंकों की योजनाएं हैं, आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। वो वही ले पा रहे हैं जो उसको लेने के लिए तत्पर है, या इन के इन प्रकार उनको चाहिए, वो ले रहे हैं, जो डिजर्विंग वो नहीं ले पा रहा है। इसके लिए वही हमने बताया ना कि आपके जैसे भारत में जो 1000-1500 लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, इनको एक, इनका एक सिस्टम, इनको एक एडवाइजरी बोर्ड बना के उनसे रिपोर्ट ले, एक व्हाइट पेपर ले और फिर काम करें, तो मुझे लगता है कि भारत वाकई फिर विश्व गुरु बनने की कगार पे आ जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हमारे देश में इनकम टैक्स को लेकर के एक प्रश्न ये है कि इनकम टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए। भाई, मैंने अपनी मेहनत से कानूनी वैध तरीके से अपनी संपत्ति, अपनी आय अर्जित की है, क्यों आपने टैक्स लगा दिया? क्योंकि इनकम कर लिया। अरे एक्सपेंडिचर टैक्स लगाइए, जो जितना खर्च कर रहा है। तो अगर मैं महीने में 30,000 खर्च कर रहा हूं तो वैसा हो 3 लाख कर रहा हूं, 3 करोड़ कर रहा हूं, 30 करोड़ कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर पर टैक्स लगाइए। आपने इनकम टैक्स लगा रखा है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इनकम टैक्स को रिप्लेस भी किया है। हमारे बहुत सारे देश हैं जहां पर टैक्स इनकम टैक्स के नाम पर नहीं लगता है, उनके टर्नओवर पर, बिजनेस पर, प्रॉफिट पर, तमाम चीजों पर लगता है। तो क्या ऐसा संभव है कि इनकम टैक्स की जगह कोई दूसरा टैक्स लगाया जाए, कम लगाया जाए, स्लैब्स कम हो? और जब हमारे देश में एक सर्टेन इनकम के ऊपर, जैसे अभी तक हम मानते हैं 2.5 लाख, 5 लाख, अब आपने बता दिया 12 लाख रुपए तक इंडिविजुअल अगर आपकी इनकम है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
ठीक है, हम कह रहे हैं 25 लाख 30 लाख आप एक इनकम फिक्स कर दीजिए, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो किसानों को इनकम टैक्स के दायरे में क्यों नहीं आना चाहिए जो कृषि उपज से लाभ दिखाते हैं? क्योंकि हम क्या देखते हैं, इसका ज्यादातर फायदा बड़े उद्योगपति, कारोबारी, नौकरशाह, नेता, मंत्री, वो कहीं ना कहीं अपनी एग्रीकल्चरल इनकम दिखा करके, जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े इस तरीके के लोग हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स से बचने के लिए अपनी एग्रीकल्चरल इनकम शो कर देते हैं और अपना टैक्स बचा लेते हैं। तो इस देश का वास्तविक असली किसान है, वो तो बेचारा 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहा है, तो टैक्स कहां से देगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अगर एक वास्तव में किसान है और 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए अगर वो पा रहा है, कमा रहा है, तो उसको टैक्स क्यों नहीं देना चाहिए? तो ये जो मैं एक दिन कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम से एग्जेम्प्ट होने वाले, जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो 8,000 करोड़ से ज्यादा था जो एग्जेम्प्ट हो गया। इस पर क्यों सरकार ध्यान नहीं देती कि एक वोट बैंक की वजह से कि ये आरोप लग जाएगा किसान विरोधी है, तुरंत विरोधी दल किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करने लगेंगे, तो भाई इस चक्कर में ही मत पड़ो। बहुत बढ़िया, मतलब आपने झंकृत कर दिया है जिस पॉडकास्ट को। 3 प्रश्न आपने पूछ लिया हमसे हाँ। डायरेक्टली, अभी भी आपने 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला तो प्रश्न आपका ये था कि डायरेक्ट टैक्स आयकर क्यों? हाँ, क्योंकि हम खर्चे पे टैक्स हर घड़ी देते हैं। देते हैं भाई। हमने अगर एक छोटा भी सामान खरीदा तो हम तो जीएसटी, इस देश का हर व्यक्ति गरीब से गरीब आदमी टैक्स भाई दे रहा है। एक भिखारी भी जो है हाँ, डॉक्टर साहब, वो जब टूथपेस्ट खरीदने जाता है तो हाँ, जीएसटी दे साबुन, दिया, तेल, जीएसटी दे कंघी, दिया उसने, नमक, जो जीएसटी भी दिया, लिया जीएसटी दे। तो उसको खर्चे पे तो सबको लग गया। बड़ा अच्छा प्रश्न पहला। और दूसरा प्रश्न आपका ये था कि क्या भारत सरकार का ऐसा कोई प्लान है कि आयकर को रिपील करके कोई नया तरीका ले आएंगे, एक्सपेंडिचर टैक्स वगैरह या इन्वेस्टमेंट टैक्स वगैरह? और तीसरा प्रश्न आपका बड़ा अच्छा था, किसानों के साथ जाति क्यों? हाँ, एक तरफ तो किसान एग्जेम्प्ट हैं हाँ, और किसान के साथ जाति ये है कि वो किसान जो प्रिटेंडेड है, हाँ। जो उस रूल का फायदा लेके प्लान करके हजारों करोड़ों रुपए अर्न करते जा रहे हैं, ऊपर टैक्स दे रहे हैं। फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, बिल्कुल नेता, बिल्कुल। नौकरशाह, खुली खुली किताब है, खुली हाँ। किताब है, तो लिखता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं। पहला प्रश्न आपका ये है कि आयकर क्यों? भारत का जो फेडरल जो रेवेन्यू सिस्टम है, उससे मेरे हिसाब से इस शताब्दी में तो आयकर नहीं हटेगा। अच्छा, इस नहीं हटेगा, क्योंकि आयकर का कहते हैं ना कि वो हमारे डीएनए में ही गया हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बन गया, एक मिनिस्ट्री बन गई, हाँ, अंग्रेजों ने शुरू कर दिया अंग्रेजों था। ने शुरू किया था, नीलकर से यहाँ तक आया, वो खत्म नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि हम जो एक्सपेंडिचर पे टैक्स ले रहे हैं, जैसे जीएसटी लग रहा है, जिन चीजों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, अब जैसे हम यहाँ पे आपके साथ है, आपका इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, यहाँ लग शिक्षा का आदान प्रदान होता है। हाँ, हम 18% आप 18% जीएसटी उसी छात्र से लेते हैं जो भारत का क्या है, प्रणेता है, भारत वो राष्ट्रीय धरोहर है, वो कल ही वही भारत को आगे ले जाएगा। एक बात में यहाँ आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, मर्म को छुआ आपने। हम देख रहे हैं खासतौर से कोविड के बाद से हर परिवार में, हर कारोबार में, हर क्षेत्र में जिसकी जो आमदनी थी, अगर वो गवर्नमेंट सैलरीड या प्राइवेट में सैलरीड नहीं है तो उस पर बड़ा असर पड़ा है। बिल्कुल। तो हम पहले भी हमारे यहाँ कभी भी फीस देने की पाबंदी नहीं थी। जिस बच्चे ने दे दिया, कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, और हम साल में बहुत सारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते बिना किसी उसका प्रचार प्रसार किए। अब जो बच्चा पढ़ने की फीस नहीं दे पा रहा है, हम उससे 18% जीएसटी कैसे ले सकते हैं? तो वही मैं आपसे बता रहा था जी, एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट को भी प्लान करना पड़ेगा। इस सेम एक्ट में, जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है कि इफ एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट इंडिविजुअल, इट शुड बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ जीएसटी, एट द रेट ऑफ 18%, वो मैक्सिमम रेट है उसका। एंड इफ द एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय एन यूनिवर्सिटी और ए कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, देन इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो वही एजुकेशन, हम वही शिक्षा, वही चीज लेने जा रहे हैं सरकारी जगह पे तो एग्जेम्प्ट है, और वही चीज वहां पे टैक्सेबल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल में भी सर्जरी जो कर रहा है उसकी एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो सर्जरी के इक्विपमेंट लेके आ रहा है वहां पे टैक्स लगा हुआ है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है, एनोमलीज है। इसके लिए गवर्नमेंट को हमने बताया ना कि कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इनको डिबेट करनी चाहिए, और पहले ये निर्धारित कर लें कि हमें साल भर में कितना पैसा चाहिए भारत को चलाने के लिए,
भारत को संतुष्ट बनाने के लिए, भारत की जनता को वो हर चीज देने के लिए जो आज दे रहे हैं, इस पे एक बजट बनना चाहिए। जैसे हम साल में अपना एक बजट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि इस साल हमारे 2 बच्चे हैं, इनकी फीस इतनी जाएगी, शादी करना है तो इतना फंड अलग कर लें, लैंड की इतनी किस्त देनी है, शादी ब्याह न्योता हकारे इतना खर्च करना है, पेट्रोल पे इतना है, ड्राइवर का इतना है, सेवकों का इतना है, सैलरी इतनी देनी है। एक हम बजट बनाते हैं अपना, उसी के हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते हैं। सैलरीड है तो वो उसमें टैक्स काट के फिर प्लानिंग करता है, अपनी आवश्यकताओं को कम करता है। बिजनेसमैन है तो अपनी एक्टिविटी को और बढ़ाता है। इसी तरीके से भारत सरकार एकदम प्लानिंग कर ले कि आने वाले साल में कितना हमें अर्निंग करनी है, एकदम ट्रू प्लानिंग कर ले, जिसमें इसकी हम इतना लोन वापस करेंगे, इतना हम लोन वापस करेंगे, हाँ, इतना इतना भारत पे के खर्चे करेंगे, रहेंगे, सैलरी पे इतना खर्चा, और इतने हम एबनॉर्मल खर्चे करेंगे, उसकी भी लिस्ट डिक्लेयर्ड रहे कि हम अगर सत्ता में है, हम अगर 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 अगर हम भारत के नागरिकों को कैश बेनिफिट देंगे, वो भी एक अलग खर्चा बना ले। अगर हम ऐसे लोगों को मकान दे रहे हैं, वो भी एक खर्चा, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह एकदम बना लें। इस साल ये हमारा आउटले होगा। अब उसके बाद वो देखिए इनकम टैक्स कितने लोग दे रहे हैं, कितने लोग जीएसटी नेट में है, कितने लोग जीएसटी नेट में नहीं है, होने चाहिए। तो जो देने के लिए एलिजिबल है, जो दे सकता है, उसके ऊपर वो कार्रवाई करें, वहां से रियलाइज करें और बाकी के सिस्टम को एग्जाम करें। अब जैसे हमने शिक्षा की बात की, कॉपियों पे अगर आपने जीएसटी एग्जाम कर दिया तो आप भारत का कर्णधार बना रहे हैं। चिकित्सा पे आपने अगर बिल्कुल एग्जाम कर दिया तो लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा एक तरह से आप मुहैया कर रहे हैं। तो भारत में आधी चीजें जो है वो बिल्कुल प्राइमरली बेसिक नीड है, ऑक्सीजन है आदमी का, और आधी चीजें लग्जरी में आती हैं। तो लग्जरी पे आप लगा दीजिए, एसेंशियल चीजों पे आप बिल्कुल एग्जाम कर दीजिए। रेवेन्यू को आप बिल्कुल अपना, हमने अभी एक एग्जांपल दिया कि जो सैलरीड होता है उसका बंधा होता है, सैलरी में से टैक्स प्लस उसकी जो कटौती वहां होती है, जो एम्प्लॉयर करता है, पीएफ वगैरह सारी चीज वो कटता है, शेष वो घर लाता है, उसमें 20% सेव कर लेता है और उसके 80% होता है, इफेक्टिवली 60% वो खर्च करता है। उसके पास बढ़ाने के साधन नहीं, न तो एम्प्लॉयर से एनओसी लेके कहीं और एम्प्लॉय कर सकता है। बिजनेसमैन क्या करता है या कारोबारी, वो अपनी एक्टिविटीज को और इन्हांस करने की कोशिश करता है, चलो इस बार एक नया व्यापार डालते हैं, कुछ और करते हैं। बिल्कुल यही मॉडल, यही दोनों मॉडल गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना है कि अगर गवर्नमेंट सैलरीड है, अगर मानती है कि मेरे संसाधन लिमिट है, तो हम उस 20% पे कितना कटौती करें, टैक्स में कितनी कटौती करें कि मेरी इनकम बढ़ जाए, 60 रुपए से 80 रुपए आ जाए खर्च करने के लिए। और अगर हम व्यापारी हैं तो हम अपने स्केल को बढ़ाएं, मतलब कारोबारी भूमिका में भी आप आए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब समझिएगा, हालांकि भारत सरकार ने जो एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका है उससे बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है। 2014 तक सरकार एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका में रहती थी। भारत सरकार रेगुलेटरी वर्क भी करती थी, एंटरप्रेन्योरशिप का रोल करती थी, फैक्ट्री लगाना, सर्विस सेक्टर में भी थी। अब भारत सरकार ने सब आउटसोर्स कर दिया है। मेरा मानना है कि भारत सरकार पुनः उन्हीं विद्वान लोगों के साथ, जो पैरासाइट नहीं, उन लोगों के साथ मिलकर अगर अपने उद्योग धंधे खुद, अपने स्कूल कॉलेज खुद रिनोवेट कर दे, सेक्टर को और बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पीएसयूज की संख्या को और स्टेब्लिश करना चाहिए, पीएसयूज की संख्या को स्टेब्लिश करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं। अगर वो आमदनी बढ़ाएंगे तो जीएसटी के ढांचा को आप और जीएसटी के स्ट्रक्चर को आप कम कर सकते हैं, उन्हें एक्सपेंडिचर टैक्स को आप रेगुलेट कर सकते हैं, इनकम टैक्स को भी आप रेगुलेट कर सकते हैं। हालांकि एक क्षेत्र बनता है जिसपे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत बड़ा काम किया, रेयर अर्थ कॉरिडोर, कि भारत में अभी हम पृथ्वी के ऊपर से खूब अर्निंग करते हैं। टोल प्लाजा भी है, गाड़ी खरीदा तो टैक्स दिया। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी 20 लाख की, तो उसमें आपने 6 या 7 लाख जीएसटी दे दी। जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन की बारी है, आरटीओ को आपने टैक्स दिया, आरटीओ को टैक्स देने के बाद इंश्योरेंस पे भी आपने टैक्स दिया, वो तो अभी एग्जम्प्ट हुआ है फिलहाल। टैक्सेशन हमारी उसके बाद गाड़ी लेके आप एक शहर से दूसरे शहर जितने प्लाजा है उस पर भी आपने टैक्स दिया, जहां पार्क कर रहे हैं वहां पे पार्किंग का टैक्स दिया। तो ये जो टैक्स की जो विशियस सर्किल है, ये एवरेज आदमी के ऊपर इतनी ज्यादा आ गई है कि अगर 100 रुपए उसको मिलते हैं तो प्रत्युषी बताऊं, गणना अगर कर लीजिए तो आपका डायरेक्टली लगभग 55 रुपए टैक्स में चला जाता है। 45 रुपए जो बचा उसमें 20 रुपए आपने अपने सेविंग किए हुए हैं, आपने सेविंग बैंक अकाउंट में, एफडीआर में, सोने चांदी में इन्वेस्ट किया हुआ फ्यूचर के लिए, तो बचा केवल आपका 25 रुपए। 25 रुपए के एक्सपेंडिचर से हम इकोनॉमी में उस 25 रुपए को ही हम रोटेट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी हमारी दबी हुई है कहीं ना कहीं, एक एक कह सकते हैं पहाड़ के नीचे दबी हुई है। इन सबको थोड़ा गवर्नमेंट को इनलार्ज करना पड़ेगा, इसका स्कोप बढ़ाना पड़ेगा। और जो बहुत अच्छा प्रश्न आपका था कि एक्सपेंडिचर टैक्स जो लग रहा है और इनकम टैक्स भी लग रहा है, तो गवर्नमेंट, हालांकि मेरा अपना एक्सपीरियंस इस शताब्दी में नहीं आना है, तो या तो जीएसटी को सबस्यूम करके इनकम टैक्स में धीरे धीरे हटाइए डालिए, या इनकम टैक्स को सबस्यूम करके धीरे धीरे एक्सपेंडिचर बेस कर दीजिए।
हालांकि आज की डेट में गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स लगा रही है वो एक्सपेंडिचर के बेस पे लगा रही है। जो आपको मिला प्रोजेक्ट इनसाइट या प्रोजेक्ट सत्या, ये आपके इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर को खंगाल रहा है। आपने पैसा बैंक में जमा किया, कहीं खर्च किया, यही दो चीज होती है। इन्वेस्ट किया लैंड में, बिल्डिंग में, गोल्ड में, सिल्वर में, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उनको खंगाल रहे हैं और आपके जो खर्चे हैं उसको खंगाल रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको नोटिस दे रहे हैं कि आपका आयकर रिटर्न उससे मैच नहीं करता है, आपके पिछले वर्षों की आमदनी इससे मैच नहीं करती है। जैसे आपने ठीक, तो ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो केवल अपनी आमदनी करने के लिए आप लगा रहे हैं। मेरा ये कहना है इसी मैचिंग कॉन्सेप्ट को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और इधर से पब्लिक के ऊपर बोझ कम करने के लिए भी अगर ऐसा कोई मॉडल बनाए, जैसे इसी प्रोजेक्ट सत्या में, इसी प्रोजेक्ट इनसाइट में एक मॉडल और आप लगा दें कि हम पर कैपिटा टैक्स कम करें, हमारी इनकम कैसे बढ़ सकती है, इस पे अगर आप विचार करें, बहुत स्कोप है इंडिया में। इसी से आपका वो प्रश्न का उत्तर आ जाता है जो आपने तीसरा बताया किसानों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह लिख दिया गया है कि भाई किसानों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये आ गई, दबी दबी बात आ गई, तो जब इनकम टैक्स एक्ट बन रहा है, चाहे नया बने, पुराना बने और बने, तो टैक्स लगा नहीं सकते आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना हो जाएगी वहां पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे विद्वत समाज के लोग, वो भारत के किसान को जानते थे। वो माटी में सना हुआ किसान था, वो मिट्टी के घड़े बनाने वाला किसान था, वो मछली पालने वाला था, मुर्गी पालने वाला था, वो किसान था, जय जवान जय किसान था। ठीक बात है। उसके लिए वो वास्तव में उन्होंने जो खेती बाड़ी करता था या उससे जुड़े काम करता था, वो असली किसान था। असली किसान था, मडेड फार्मर जिसको बोलते हैं, कि खेत में जाइए, सोंधी सुगंध है, ये है वो। जब ये कानून आया तो देखिए किसानों की आमदनी न पहले ज्यादा थी न अभी बहुत ज्यादा है, वो बहुत हाशिए पे है, रियलिटी यही है। एक्सेप्ट अगर पंजाब और इधर दार्जिलिंग वगैरह छोड़ दीजिए, अगर पौध को अगर छोड़ दें, जहाँ किसान बहुत एग्रेसिव है, तो बहुत दिक्कत है। कभी मानसून दिक्कत कर रहा है, कभी उनका खुद का दिक्कत है, बैंक से दिक्कत है, तमाम तरह की। हालांकि गवर्नमेंट ने हर जगह रेगुलेट किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन बहुत सुधार हुआ है, बहुत विकास है, बहुत काम हुआ है, लेकिन और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बाकी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रुप ऐसा हमारे देश में है जो इंडस्ट्रियल ग्रुप है या पूंजीपति ग्रुप है। वो ये अपने जो कंसल्टेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट, उनसे यही बात करता रहता है कि जहां कम से कम टैक्स लगे हमें वहां ले चलो, हमें वहां ले चलो जहां पे कम से कम भारत सरकार का इंटरवेंशन रेवेन्यू से रिलेटेड हो। तो एक ऑप्शन ये भी आया कि भाई एग्रीकल्चर इनकम है, सर्टेन कंडीशन पूरी कर देंगे तो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अब क्या उन्होंने डेफिनेशन क्या बना दी कि शहरी बाउंड्री से या नेशनल हाईवे के एक लिमिटेशन से इतने किलोमीटर दूर जो लैंड है उस पर अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती, खुरपी चलती है, अगर हल चलता है, तो वो एग्रीकल्चर मानी जाएगी। तो पहले एग्रीकल्चर इनकम डिफाइन कर दी, नेक्ट में भी ऐसे ही है, पुराने में भी ऐसे ही है। इन चीजों को एग्रीकल्चर मानेंगे, इन चीजों को नहीं मानेंगे हम, तो बना दिया उन्होंने डिफिनेशन। अब जो पूंजीपति वो लग गया कि जिन चीजों को आप एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं हम उसी में अपने आप को खांचे में सेट करते हैं। उन्होंने अपने आप को सेट कर दिया। हालांकि एक रूल ये भी है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा है, प्योर एग्रीकल्चर इनकम, और अदर देन एग्रीकल्चर इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से 2.5 लाख 5 लाख से ज्यादा है, तो हम क्लब करके एक मार्जिनल टैक्स आपका बढ़ाते हैं। उन दोनों इनकम को क्लब करके मार्जिनल टैक्स बढ़ जाता है आपका, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपने जो बस प्रश्न किया कि किसानों तक डायरेक्ट इसका बेनिफिट नहीं है, जो बड़े लोग हैं, तो इसके लिए कानून बना दें कि हम 50 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग करने वाले किसान को किसान की डेफिनेशन से बाहर करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। 50 एक इतनी लिमिट शुरू करें, विरोध ना हो। 1 करोड़ से वाले को, ऊपर वाले को हम किसान नहीं मानते हैं, उसके अंदर वाले को किसान मानते हैं। कम से कम वो जो 1 करोड़ रुपए अर्निंग कर रहा है किसान कैपिटलिस्ट तरीके से, वो उसी टैक्स दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके नीचे वाले एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था जरूर गवर्नमेंट को होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल इसका चार्टर बना के लाना चाहिए। एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, और वो धुरंधर फिल्म में क्या दिखाया है वो पता नहीं, लेकिन जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पर, जीडीपी पर, टैक्सेशन पर बहुत असर पड़ा। एक टैक्स एक्सपर्ट होने के नाते आपको क्या लगता है कि वो कहां तक हमारी इकोनॉमी को उसने प्रभावित किया, अच्छा और बुरा दोनों? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। देखिए डॉक्टर साहब, जब भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो उसके पीछे लाख तरह के प्रमेय बनते हैं। उन प्रमेयों को, उन पर जो प्रमेय होती है उनको डिस्क्लोज करना है नहीं करना है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सीक्रेसी नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक इश्यूज हो सकते हैं। हालांकि भारत में इसके पहले भी 1-2 बार नोटबंदी, जिसको विमुद्रीकरण बोलते हैं, 1948 में हुआ, 77 में मोरारजी देसाई के समय हुआ। जी, तो
भले ही गवर्नमेंट का उद्देश्य बहुत पायस था, हम जो समझ पाते हैं, जैसे गवर्नमेंट के डाटाज आते हैं कि जो फर्जी नोट थे उन पे लगाम लगी। कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने अपने यहाँ नोटों की छल्लियां बनाई हुई थी हाँ और ऐसे मीन से बनाई थी, बिना टैक्स दिए बनाई हुई थी, उनके ऊपर लगाम लगी। लेकिन ये तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा कि प्योरीफाई हो गया, तो रेवेन्यू साइड से हो गया। अगर हम बात करें कि हम और हमारा परिवार या हमारा समाज जो अर्निंग करता था, जिसकी ईमानदारी के अलावा कोई अर्निंग नहीं है, और हमारे पास वो नोट हैं, 10 लाख 20 लाख के नोट है, हमने उसको बैंक में जमा किया। जमा करने के बाद हमने आयकर विभाग के नोटिसेस को फेस किया। हमने आयकर विभाग के नोटिसेस को फेस किया। बिल्कुल। उसमें हेरेसमेंट भी हुआ। हालांकि गवर्नमेंट ने तमाम तरह की चीजें बनाई हुई थी, एग्जिट स्कीम बनाई हुई थी, वन टाइम स्कीम, कहीं बीच बीच में स्कीम, कर सुधार स्कीम डाला, लेकिन फिर भी आम जनता को एक नेशनल लेवल पे, कहते हैं राष्ट्र के भाव से देखें, तब तो लाभ मिला। जिसको बोलते हैं, दो तरह की चीज होती है, एक होता है सुगंध लेना, उसका सुगंध सबको मिला, पूरे भारतवासियों को मिला कि हम जो फर्जी नोट का धंधा करते थे उनका फैक्ट्रियां बंद हो गई, या जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, फॉर द टाइम बिंग, हाँ, कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए उनकी संपत्ति कम से कम वो वाली तो रिड्यूस हुआ, दिक्कत आई, धक्का लगा उनको। लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन आम जनता में कहीं भी किसी तरीके से हाँ, नहीं हुआ। आम जनता सिर्फ लाइन लगाई, नोट जमा किया, फिर अपने नोट को पुनः प्राप्त किया। जहां थोड़ा एबनॉर्मल डिपॉजिट था, वहां पे आयकर की विभिन्न विभागों से नोटिस आई, इसको उसने फेस किया, उससे कोई फायदा नहीं मिल पाया। तो मैं सरकार से फिर वही अनुरोध करता हूँ कि गवर्नमेंट जब ऐसी कोई स्कीम लेके आती है, वो उनके सिक्योरिटी नॉर्म्स के अंदर होता है, कोई दिक्कत नहीं, नो नीड टू डिस्क्लोज, क्योंकि वो भारत की संप्रभुता का सवाल है। लेकिन जब ऐसा कोई भी निर्णय ले भारत सरकार, उसमें ये देखे कि ऐसी कोई चीज इम्बाइब कर दे कि उसे बेनिफिट भी इसके इतने मिल रहे हैं, इसके इतने बेनिफिट मिलेंगे। जिन लोगों के पास स्पष्टीकरण का कोई तरीका नहीं था, उन लोगों ने माध्यम चुन लिए थे, अपने सेवकों को उनके खाते में डाल दिए, उनसे फिर पैसा वापस ले लिया। जनधन खातों में बहुत पैसा गया, गवर्नमेंट कंपनियों में खूब पैसा गया, बहुत गया। और सोनार स्वर्णकार लोग थे, उनका बहुत रातों रात आपने देखा। बिल्डर है, हाँ, जहां पे बहुत ज्यादा पैसा एक साथ खप सकता है, वो लोग तो रातों रात ग्रो कर गए। उनके लिए डिपार्टमेंट की नोटिस उनका, क्योंकि उनके पास तमाम सीएस वगैरह होते हैं, वो फेस किए। लेकिन एक जो छोटा व्यक्ति था, जो ईमानदारी के साथ, उसको फेस करना पड़ा, तो उससे इसका कोई बेनिफिट, आप कह सकते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वर्ड होता है, तो क्वालिटेटिव बेनिफिट्स तो मिले, लेकिन विमुद्रीकरण ने क्वांटिटेटिव बेनिफिट पब्लिक को नहीं दिया, नहीं दे पाया। यही चीज फिर हुई जब 2000 के नोट गए। हालांकि बहुत एवरेज लोगों के पास 2000 के नोट थे भी नहीं, और जिनके पास थे भी, तो फिर सरकार का ये तर्क कि 500 और 1000 के नोट इसलिए हटा रहे हैं कि इनके माध्यम से भ्रष्टाचार होता है, और उसके बाद 2000 का नोट ले आए। जी, वो हम वही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पॉलिसी गवर्नमेंट जब बना रही है, तो उसमें एक इम्बाइब कैरेक्टर डाल दे, इम्बाइब कैरेक्टर हो, जैसे बीच में एक स्कीम आई थी, एटीएम के ब्रैकेट साइज का ध्यान नहीं रखा। जी, करोड़ों रुपए केवल एटीएम को रिडिजाइन करने में लग गए। बिल्कुल फालतू का खर्चा फालतू। हुआ। तो जैसे अभी मैं आपके आया था रिसेप्शन पर, मैंने देखा कि एक सर्टिफिकेट आपको आयकर विभाग ने दिया हुआ है, हाँ, लगाया है उसको। तो गवर्नमेंट को उस सर्टिफिकेट के साथ कुछ बेनिफिट और इम्बाइब कर देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे हम वैल्यू एडिशन करते हैं, हम आप वैल्यू एडिशन करते हैं, हमारी तरह तमाम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं, करोड़ों वैल्यू एडिशन करते हैं, और ईमानदारी की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ऐसे लोगों को जो ऐसा सर्टिफिकेट मिले तो मिले, लेकिन उस सर्टिफिकेट के साथ 5-6 से, मेरे अपना मानना है, जैसे वो रेलवे में अगर यात्रा करता है, हवाई जहाज की यात्रा करता है, तो उसको 2% 5% का डिस्काउंट हो, और उसका भी एक कोटा बन जाए। ये टैक्स पेयर है, इसका टिकट पहले सम्मान की जगह, सम्मान की दृष्टि से देखा जाए कि ये टैक्स पेयर है और ईमानदार करदाता है, इसलिए सरकार उसका सम्मान कर रही है। बहुत बड़ी बात करना चाहिए। एक तो ये, दूसरा एक और मैं गवर्नमेंट को इसे आपके मंच के माध्यम से बता रहा हूं कि ऐसे करदाता जो लगातार 3 साल 4 साल से टैक्स लगातार पे करते आ रहे हैं और बढ़िया पे कर रहे हैं, उनका ये होना चाहिए कि लास्ट 3 ईयर 4 ईयर्स में अगर आपने इतना टैक्स पे किया है, इसका सब निकल सकता है, सब संभव है, क्योंकि टैक्स सबसे आपके पास है सारी चीजें, तो उसको टोटल टैक्स में 5% का बेनिफिट। जैसे डॉक्टर साहब आप हैं और हमारी आदरणीय भाभी जी हैं, मान लीजिए वो अर्निंग कर रही है और आप भी अर्निंग कर रहे हैं, वो सैलरीड है, आप यहाँ पे प्रोफेशनल है, दोनों लोग मिला के आप 20 लाख का आप रिटर्न भर रहे हैं, 20 लाख का वो रिटर्न भर रही है, उनका टीडीएस हो जाता है, आप टैक्स जमा करते हैं, आप लोग 40% के 40 लाख के ब्रैकेट में आते हैं। गवर्नमेंट को ऐसा भी सोचना चाहिए कि जहां स्पाउस एक रिटर्न में दोनों का रिटर्न भर जाए, कॉलम बन जाए, और दोनों को एक कॉम्प्रहेंसिव, जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको एक 5% का इंसेंटिव हो जाए टैक्स में। जैसे बहुत पहले एक रूल हुआ करता था कि अगर आप जो एनजीओ या एनपीओ होते थे, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते थे,
और आयकर विभाग में अप्रूव्ड होते थे। उनको आप अगर डोनेट करते हैं तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी, टैक्स से छूट मिल जाएगी, ठीक। वैसे इसमें भी होना चाहिए कि अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर वैल्यूएशन कर रहे हैं, हम बाप बेटे की बात नहीं कर रहे हैं, पिता पुत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, ऐसे में एक कंबाइंड रिटर्न हो, दोनों का एक रिटर्न जाए, कलम बन जाए, दोनों के पैन आ जाए, वोट हो जाए, और वहां पे एक कंबाइंड छूट हो जाए 2% 3%, एक एक एडिशनल हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं। बहुत अच्छे सुझाव दिए जाते हैं। या अगर दोनों रिटर्न कंबाइंड नहीं हो सकते हैं तो दोनों के अपने रिटर्न में अपने हस्बैंड का वो पैन कोड करके उनकी इनकम दिखा दे कितना वो कोड कर रहे हैं, तो टोटल आय पे आपकी हम 2% या 2.5%, 1%, हाँ, कुछ भी। 0.5% एक इंसेंटिव दे वो रहे एक तरीके का एनकरेजमेंट है, एक तरीके का एक प्रोत्साहन हैं। है। जी जी, ये भी हो सकता है। बहुत अच्छा सुझाव है। इसी तरीके से जब हम अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो जब हम ट्रांसफर होता है तो हम अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। हम अगर अच्छे टैक्स पेयर हैं तो हमारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी हमारे बच्चों का अगर एडमिशन है तो वहाँ प्रायोरिटी उनको मिले, एक लिस्ट बन जाए। तो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट ऐसी योजना है जिसको कि प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति लेना चाहता है, ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसी इनकम एक ब्लॉक में अगर आता है, सर्टिफिकेट नहीं भी है तो वो रिटर्न दिखा के उसको बेनिफिट मिले, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि करदाताओं की संख्या आबाद गरीब से फिर बढ़े। डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और आपसे बातचीत करके इतने रोचक तरीके से आपने चीजों को सरल और रोचक तरीके से बताया, लेकिन मेरे प्रश्नों की तो कड़ी बढ़ती जा रही है, समय की लेकिन सीमा है। फिर भी मैं एक चलते चलते सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में पहली बार जीएसटी कानून लागू हुआ। तब इसमें कई सारे मुद्दे हैं मेरे, यानी प्रश्न एक है लेकिन कई सारे जुड़े हैं। पहला कि जीएसटी आधी अधूरी तैयारी से लागू हुआ। दूसरा, जीएसटी को लागू करते समय कुछ उन अपरिहार्य तत्वों पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे बड़ा लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। तीसरा, अब से अब तक मतलब लगभग 9 साल हो गए हैं, इस जुलाई में हो जाएंगे। बहुत संशोधन, बहुत परिवर्तन, बहुत सुधार किए। हम मान लेते हैं परिवर्तन, सुधार, संशोधन एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन राज्य कह रहे हैं कि जो इसके लिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड बनाया था उससे हमको कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। राज्यों के कर लगाने की शक्ति कम हुई है। सारा केंद्रीकरण कर का संघ सरकार के पक्ष में झुक गया है और जीएसटी में अभी भी बहुत सारे ऐसे हेड्स पर है टैक्स जो नहीं होना चाहिए। इसको आप एक टैक्स एक्सपर्ट के रूप में थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझाने के लिए बताएं क्या हो सकता है और कहां तक ये आरोप है और कहां तक सच्चाई है। पुनः बहुत अच्छा प्रश्न। बस चूंकि अब समय कम है इसको भी करते हैं। आपने जीएसटी के संबंध में 17 से लेके अभी तक की ये जीएसटी जो है हमारा 9 साल का हो गया है। अगर ये बच्चा होता तो ये क्लास 3 में जाता है, क्लास 4 में जाता है। क्या क्लास 4 में या क्लास 3 में जो बच्चा जा रहा है अभी भी तुतलाता है, अभी भी लंगड़ा के चलता है, बकैया चलता है, क्या अभी भी माँ का दूध पीता है? ये प्रश्न है। बहुत अच्छे प्रश्न आपने किए कि 9 साल के बच्चे को तो स्मार्ट हो जाना चाहिए। बेटा क्या करते हो तो बताना चाहिए, मैं सर क्लास 3 का स्टूडेंट, आई एम माय फादर्स नेम इज दिस, माय नेम इज दिस, होना चाहिए। क्यों इतना गैप है? जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं शायद कुछ इसी तरीके की समेकित बातें हैं। पहला, जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, इनका ये मानना है कि अगर हम किसी चीज को परफेक्ट करके लाएंगे, उनका एक बिलीव है, जैसा मैंने डिकोड किया है अपने आप में, अपने इस करीब 12-15 साल के जीवन में उनको डिकोड किया है कि उनका ये लगता है कि पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो समय कभी भी नहीं आएगा। ये रेवेन्यू मैटर नहीं है, चाहे युद्ध की तैयारी हो, चाहे रक्षा का मामला हो, चाहे संप्रभुता का मामला हो, हर जगह धीरे धीरे उसको सुधार करनी है इस विजन से। और उन्होंने देखा था कि जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं और भी जैसे सिंगापुर है, मतलब अन्य देश हैं, वहां पे जीएसटी बड़ा भली भांति चल रहा है और बड़ा इजी रहता है। लोग एयरपोर्ट पे सामान खरीदते वहीं से उनका रिफंड का वाउचर आ गया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा ये सारी चीजें देख के। उनको लगा कि तमाम ऐसे कानून हैं, हालांकि अभी प्रैक्टिकली उतना नहीं हुआ है कि तमाम कानून एक ही बकेट में आ जाएंगे, सबस्यूम हो जाएंगे और एक कानून बन जाएगा जिसको नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। हालांकि अभी वो है नहीं प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो गया है, 50% आ गया। एम वही है, उद्देश्य वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो उन्होंने 1 अप्रैल 17 को उनके पास जो इनपुट्स थे, उनके एक्सपर्ट्स के जो इनपुट थे, जो मिनिस्ट्री के इनपुट्स थे, जो डिफरेंट देशों के कानून थे जीएसटी, जहाँ पे हमारे देश की तरह जो देश है, हालांकि भारत बहुत बड़ा है, यहाँ पे हर देश के लक्षण है यहाँ पे विद्यमान है, सब करने के बाद अपना यूनिक बनाते उन्होंने लागू कर दिया। एक कंपनी को हायर कर लिया जो उनको आईटी से रिलेटेड हेल्प करती रही। तो कहीं टेक्निकल ग्लिचेज आए, कहीं पे ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग की कमी थी उनके ग्लिचेज आए, कहीं पे करदाताओं को जानकारी नहीं थी उसके ग्लिचेज आए। तो फार्मों का सरलीकरण का दौर शुरू हुआ।
फार्मों के सरलीकरण के दौर के बाद जो पहले टैक्स पे करके आते हैं फिर इधर नहीं करते हैं, उसके आईटीसी का दौर शुरू हुआ। उसमें कुछ ऐसे बक्स पैदा हो गए जो आईटीसी को बिना दिए पैसा लिए आईटीसी का एक इनपुट का बेजा इस्तेमाल करके भारत सरकार को डेंट लगाने लगे। उसी बीच भारत सरकार ने अपना एक इंस्पेक्शन का या आसूचना का एक विभाग डीजीजीआई स्टेब्लिश किया और सीजीएसटी को अलग किया, एसजीएसटी को अलग किया, हर स्टेट का सबको ट्रेनिंग दी गई सबको। ये प्रोसेस 17 से ही शुरू हुआ। ये जब बच्चा पैदा हुआ उसी बीच ट्रेनिंग भी लिया, इसी बीच सब बढ़ा। होते 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 बीच में कोरोना भी आ गया। इतना बड़ा कर सुधार, कोरोना का आना, जहां पे टैक्स की रेवेन्यू वगैरह की कम हो जाना, उस बीच के आंकड़े बताते थे डॉक्टर साहब, बड़ा विरोधाभास है भारतीय इकोनॉमी में कि जब कोरोना चलने लगा तो रेवेन्यू बढ़ने लगी जीएसटी की, दुकानें बंद थी लोग घरों में कैद थे, लोग घरों में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, रेवेन्यू बढ़ती चली गई। वो जो कोरोना काल था 2025 से लेके 2020 से लेके 22 के बीच का, उस बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसा डाल रही है, जिसका इस्तेमाल लोग वर्क फ्रॉम होम करके कर रहे हैं, वो सही सही टैक्स में चला जा रहा है। तो रेवेन्यू इनकम टैक्स की भी बढ़ी, जीएसटी की बढ़ी। कोरोना काल चला गया, उसी बीच कई अमेंडमेंट किए, कोरोना काल में कई अमेंडमेंट, कोरोना पीरियड के लिए खूब अमेंडमेंट किए गए। 5-6 हजार अमेंडमेंट कमेटी के थ्रू हो चुके हैं। आवश्यकता विस्तार की जननी होती है, आप सभी जानते हैं और हम सभी जानते हैं। तो आवश्यकता विस्तार की जननी, तो इसमें क्या हुआ कि एक होता है लर्निंग बाय मिस्टेक एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। तो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस टिल 30 जून 2017 था। उसके बाद से हमारा जो जीएसटी है ये लर्निंग बाय मिस्टेक कर रहा है। और मुझे जहां तक लगता है इसको परफेक्ट होने में अभी भी आपने देखा होगा रेट को दो रेट 3 रेट कर दिए गए, बहुत बड़ा कदम उठाया गया। जीएसटी 2 आया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी 2.0, इसमें बहुत तमाम लोगों ने कहा इसका फायदा हमें नहीं मिला। हालांकि राष्ट्र के स्तर पे देखा जाए तो कोई भी अगर सुधार होता है तो उसका फायदा पूरे राष्ट्र को मिलता है, इंडिविजुअल पर से नहीं मिल सकता है। हमें लगता है कि जब जीएसटी 3.0 आएगी लर्निंग बाय मिस्टेक करके, वो एक परफेक्ट रूप में होगी, जहां ना टेक्निकल ग्लिचेस होंगे, न कर के बारे में लोगों को कोई मिसकॉन्सेप्शन होगा। सुधार के द्वारा बहुत कुछ चीजें करके दायरे से बाहर और 2 के बाद 1 से 2 से 3 में कर दी जाएंगी। और जो सबसे बड़ी बात है, ये उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं जी। अब एक प्रोफेशनल के लिए केवल 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है। अब आप देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। आयकर में 12 लाख रुपए तक की शुद्ध आमदनी पे कर नहीं देना है। जीएसटी में सकल आय पे, मतलब ग्रॉस इनकम पे ही 20 लाख से ऊपर क्रॉस करते ही आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है और टैक्स का कलेक्शन करके पेमेंट करना है। अगर कंपाउंडिंग स्कीम में बिना कलेक्ट किए हुए तब सरकार को देंगे, और कंपाउंडिंग स्कीम बाहर है तो कलेक्ट करिए, जमा करिए और पेरियोडिकली मंथली मंथली और क्वार्टरली आप अपना रिटर्न फाइल करिए। अब ये जो सर्किल बनी है, इस सर्किल को गवर्नमेंट अभी भी स्टडी कर रही है, एक्सपर्ट्स स्टडी कर रहे हैं कि किस एंगल पे इसको फिर क्लोज किया जाएगा। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट ने बजट में प्रोविजन नहीं रखा है कि बजट जब पेश किया जाएगा 1 फरवरी को तब हम इसमें कोई चर्चा करेंगे, माननीय वित्त मंत्री महोदय चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं, इसमें प्रोविजन ये बनाया गया है कि जब चाहे तब हम मीटिंग बुला सकते हैं जीएसटी बोर्ड की, बिल्कुल, और जीएसटी काउंसिल की हाँ मीटिंग बुला सकते हैं। एक्सपर्ट्स की राय जो उनके पास आई है, वो जो कहते हैं कि ना वेयर नो वेयर द सूप इंचेस, स्टेक होल्डर्स उनकी राय, मिनिस्टर्स की राय हर स्टेट के, और उस पर चर्चा करके फिर फिल्टर करके सारी चीजें की जाए। तो हमें लगता है कि अभी मीटिंग साल में 2-3 बार 4 बार हो जाती है, 5 बार हो जाती है। तो जब वो समय आ जाएगा 3.0 के बाद कि साल में 1 ही 2 मीटिंग की जरूरत पड़ेगी, उस समय हमारा जीएसटी मेच्योर हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि अभी जीएसटी मेच्योर बहुत ज्यादा नहीं है। रेट्स को भी और ज्यादा लिबरलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आइटम्स को आइडेंटिफाई करके, सर्विसेज के नेचर को आइडेंटिफाई करके। अब देखिए बहुत बड़ी एनोमली मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी एनसीएलटी में अपीयर होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, यस, वहां पे अपीयर होता है, या आईटीएटी में अपीयर होता है। वो एडवोकेट नहीं होता है, ही इज नॉट एडवोकेट। इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी ट्राइब्यूनल में जाता है, और एडवोकेट भी जा सकता है। तो अगर एक क्लाइंट ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया या कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर किया, अब वो जब बिल देगा उसको तो 10,000 के बिल में 1,800 रुपए जीएसटी लगा देगा। एट द सेम टाइम उसने एडवोकेट को चुना तो नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा वो, हालांकि उसके अलग रूल है, नहीं देना पड़ेगा। ये जो एनोमली है कि व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय एडवोकेट अटैक्स जीएसटी, सर्विसेज रेंडर्ड डजंट अटैक्ट। तो हम ये नहीं करें कि वकीलों को लेके आइए, ऐसे ही सिमिलर इसके लिए एथन ग्रुप बनाइए, और ऐसे जो सेम सर्विसेज है जहां पे एक जगह देना पड़ रहा है एक जगह नहीं देना पड़ रहा है, उनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में लाइए। क्योंकि हम लोग अभी हमारा देश जो है
बिल्कुल ही फॉर्मेट को प्रेफर करता है, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, मतलब सोर्स एग्जाम्प्ट, है ना, एक्रेडिटेशन एग्जाम्प्ट, मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट। ये तीन जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तब आएगा, कहेगा नहीं पहला टैक्स कर दीजिए टी, और दूसरा ई, फिर तीसरा ई कर दीजिए। हमने क्या किया हुआ है, टैक्स टैक्स एग्जाम्प्ट ये कैटेगरी लगाई हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, एवरेज आदमी टैक्स टैक्स में भी मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो लास्ट एग्जाम्प्ट का फायदा एंजॉय ही नहीं कर पाता, वहां तक लाइफ इसका एंड हो चुकी रहती है, हो जाता स्वर्गीय हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस बैठ जाती हैं, बंद हो जाती हैं। आपको बताएं डॉक्टर साहब, मैं तो स्टार्टअप्स का मेंटर रहा हूँ। 100 स्टार्टअप्स बनती हैं, बच्चे बड़े साह के साथ बनाते हैं, क्या कि ये चश्मा है, इस चश्मे में आपको आई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लेंस अपने आप नंबर चेंज कर देगा। बहुत बढ़िया बनाया, लॉन्च किया, उसको पैसे भी मिल गए, सब कुछ हुआ। पता चला कुछ दिन बाद वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि उसको डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाया है, जहां पे जाके वो कम से कम पैसे में अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सके। हालांकि तमाम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वो खुद ही ट्राई एरर मेथड पे काम कर रही है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट लेके आइए, भारत सरकार इसकी मार्केटिंग करेगी, फ्री में करेगी। इकोसिस्टम नहीं बन पाया है। इकोसिस्टम वो जो क्लेम करते हैं वो है, लेकिन वो नहीं है जो भारत को चाहिए, भारत के युवा को चाहिए। तो 100 में 90 फेल कर गए, और जो फेल किया उसमें जितना भी उसका इनपुट लगा हुआ है वो सब वेस्ट हो गया। अब वो क्या हो गया, बेरोजगार फिर हो गया, वहां पे गया सर्विस करने चला गया। अब वो जब सर्विस करने जाएगा तो जितने युवा से मिलेगा वो कहेगा उस क्षेत्र में मत जाना, मत जाना। पब्लिसिटी बाय माउथ हो गई। तो भारत सरकार को ऐसे युवा जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जब सर्टिफिकेट दे रही है उनको, चाहे स्टेट या सेंटर से अप्रूव करें उनके स्टार्टअप को, तो वहां पे एक क्लियर बांध दे कि हम आपको क्लाउड देंगे, हम आपको डिजिटल मार्केटिंग आपका करेंगे, और कुछ ऐसा टाई अप कर ले। देखिए अब तो आजकल तो स्पेशल पर्पस व्हीकल चलती हैं कि जब 10 साल में 3 साल इनकम टैक्स आपको नहीं देना है, कोई भी 3 साल जो आप चुन लीजिए, तो ये तो दे दिया। वहीं पे एक राइडर लगा दे कि भारत सरकार जितना भी खर्चा आपके बिहाफ में करेगी उसका हाफ आपको छोड़ देगी, और हाफ आपसे जब आपका प्रॉफिट होगा तो आपसे रिकवरी कर लेगी। ठीक बात। 10 साल 20 साल में आपसे रिकवर कर लेंगे, तो सब राजी हो जाएंगे। आज तो अपने जेब से लगाना पड़ रहा है, कल कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वहां से कर सकती है। तो जीएसटी के बारे में जो आपने 3 प्रश्न पूछे, बड़े माकूल प्रश्न पूछे, और तीनों का हमने कोशिश किया कि कंस्ट्रक्टिवली लोगों को आंसर मिल जाए। लेट अस होप टू हैव जीएसटी 3.0 इन वेरी डिफरेंट फॉर्म, बिग रिफॉर्म येट टू बी कम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया। पुरानी यादों को ताजा करने के साथ साथ हमने बहुत कुछ टैक्सेशन सिस्टम के बारे में जाना समझा, और हम समझते हैं हमारे व्यूअर्स भी इससे बहुत लाभान्वित होंगे। आप अगर कोई सवाल टैक्सेशन से संबंधित पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं, और अगर टैक्सेशन से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप सीधे डॉक्टर साहब से भी आपके हम कनेक्टिंग लिंक दे देंगे, उसमें संपर्क कर सकते हैं। फिक्स माई टैक्स आपका एक बहुत ही पॉपुलर टूल है। मैं समझता हूं कि आपको ये वार्ता पसंद आई होगी। देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।